प्रदेश जो है वो आलू उत्पादन के रिकॉर्ड बना रहा है। 156 लाख टन आलू पिछले साल हुआ था। इस साल 160 लाख टन के पार होने की उम्मीद है, क्योंकि आलू के रेट पिछली बार बाद के दिनों में खुले बाजार में चढ़ गए थे, तो किसानों को भी उम्मीद थी कि आलू के अच्छे दाम मिलेंगे। तो 22 लाख हेक्टेयर का इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने टारगेट रखा था, और 22,60,000 हेक्टेयर यानी कि टारगेट से भी कहीं ज्यादा आलू बुआई कर दी किसानों ने। इस बार समस्या भी हुई। अगर आपको याद हो कि अक्टूबर में जब आलू की, जिसको अगैती की फसल कहते हैं या अर्ली वैरायटी की फसल कहते हैं, उस समय पानी बरस गया था, किसानों का बीज जो है वो खेत में ही खराब हुआ। लेकिन चूंकि समय था तो किसानों ने दोबारा बो दिया, और लेट वैरायटी का तो खैर बोया ही। अब हुआ ये कि इस बार चुनाव शुरू हुए। पहला चरण 10 फरवरी को था, और 1 फरवरी से ही आलू की फसल आनी मार्केट में शुरू हुई। जब आलू की फसल आनी शुरू हुई, उसी समय कर्नाटक हिमाचल से भी आलू आना शुरू हो गया, और आलू की फसल आते ही दाम गिरकर, जो जिस बेल्ट के बारे में अभी अभिलाष जी बता रहे हैं, और राय साहब वैसे तो पूर्वांचल के हैं, लेकिन उनकी कर्मस्थली आगरा रही है, तो वो आलू बेल्ट के बारे में इनको अच्छी तरह से मालूम है। जैसे ही आया, आगरा से पीछे की तरफ आते जाइए आप, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, ये मैनपुरी, जितना ये जो आलू की बेल्ट जिसे कहते हैं, इन सब जगहों पर किसानों का आलू 5 से 7 रुपए किलो बिकने लगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, सभी लोग हैं यहाँ जिनका ताल्लुक है खेती किसानी से। 1 किलो आलू पैदा करने में करीब 7-8 रुपए का लागत इस बार लगी, क्योंकि यूरिया महंगा, डीएपी महंगा, डाई जो डाली जाती है सुपर फास्फेट के साथ यूरिया मिलाकर, वो महंगी पड़ी किसानों को। डीजल के दाम महंगे थे, बीज महंगा था। तो 7-8 रुपए किलो तो लागत लागत आई, तो किसान को कुछ मिला नहीं। तो आलू का किसान इस पूरे क्षेत्र में हद दर्जे परेशान हुआ, और अभी लेट वैरायटी का आलू आना बाकी है। फिर से आलू को सड़कों पर फेंकने की नौबत आ सकती है। तो ये तो स्थिति है आलू बेल्ट की। अब आपने जिस यादव बेल्ट की बात कही कि भाई यादव बेल्ट भी है। हालांकि अब राय साहब चूंकि समाजवादी पार्टी के स्थापना के समय के हैं, और इनके समय में समाजवादी पार्टी इनके सामने बनी है। पिछले करीब 10-12-15 सालों से अगर आप देखें, तो समाजवादी पार्टी की जो असली बेल्ट है, वो बेल्ट खिसक के आ गई थी पूर्वांचल के उस हिस्से में जहां से राय साहब का ताल्लुक है, यानी कि गाजीपुर आजमगढ़ वाला जो इलाका है। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, ये इलाका, ये समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा बन गया। इटावा, मैनपुरी, एटा, फर्रुखाबाद, इन इलाकों में समाजवादी पार्टी रही, मजबूत रही, लेकिन उतनी मजबूत नहीं रही जितनी इन इलाकों में रही। उसका एक कारण बहुत बड़ा था कि समाज भारतीय जनता पार्टी ने इस इलाके में सबसे ज्यादा, अगर कम्युनिटी है, यादव तो हैं ही हैं, शाक्य जो बिरादरी थी, उस शाक्य बिरादरी पे बहुत काम किया। शाक्य बिरादरी में लीडरशिप पर इन्वेस्ट किया, और कई शाक्य बिरादरी के लोगों को उन्होंने कल्टीवेट किया, उनको खड़ा किया इनके खिलाफ। और नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी को तगड़ा मुकाबला झेलना पड़ रहा था, और कई जगहों पर समाजवादी पार्टी हार भी रही थी। इस बार शाक्यों की जो पार्टी है, एक महान दल, जिसका असर शुरू होता है उधर रोहिलखंड के कुछ इलाकों से, पश्चिम के थोड़े से सटे जिलों से, और कानपुर देहात तक आता है, वो समाजवादी पार्टी के साथ आई। इन इस बिरादरी के, जो कि शाक्य भी लिखते हैं इटावा साइड में, और मौर्य भी लिखते हैं, कुशवाहा भी लिखते हैं, इनकी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका भी शामिल हो जाना। और अगर आप इटावा की सीटों की बात करें, तो 3 टिकट जो है वो उन्होंने शाक्य बिरादरी के लोगों को दिए, एक रिजर्व सीट हो गई। अब आप देखें तो काफी शाक्य कम्युनिटी के लोगों को टिकट दिया गया। लोधों में, जो लोध भी इस इलाके में बहुत ज्यादा हैं, एटा फर्रुखाबाद तो उनका गढ़ है। लोध, एटा हम्म। फर्रुखाबाद, कासगंज, ये इलाका, लोधों में कल्याण सिंह के न रहने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही थी कि राजवीर सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, और उन्होंने तो कई मीडिया में कह भी दिया था कि हाँ, हमें फोन आया, हमें मंत्री बनाया जाएगा। इसके बावजूद उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। जब चुनाव आया तो उनकी नाराजगी कई जगह सार्वजनिक भी हुई, उनके कहने से टिकट तक नहीं दिए गए। तो लोधों में भी अब एक जिसे कहते हैं कि एक निराशा है कि जिस भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह के रहते वो अपनी पार्टी समझते थे, और उसके साथ वो
ये एक कम्युनिटी ऐसी है जो लंबे समय से बुरे दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, अच्छे दिनों में भी साथ रही, लेकिन उसमें भी वो है। और अभी जो मुझे रिपोर्ट मिली कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि कुछ हिस्से की बात मैं कर रहा हूँ, जाटवों का भी कुछ हिस्सा इसी बेल्ट में जहां वोट पड़ने जा रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के साथ दिखा। इटावा में कई जगह ब्राह्मण भी, एक सीट पर तो ब्राह्मण सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी का प्रत्याशी वो अलोकप्रिय है, उसको नाराज हैं। तो कुछ जगह इटावा में ब्राह्मणों का सपोर्ट उस बेल्ट में इनको मिल रहा है, कुछ क्षत्रिय नेताओं का भी सपोर्ट इनके साथ है। तो कुल मिलाकर 2012 में जबकि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, उससे ज्यादा माकूल समीकरण इस बार इस तीसरे चरण में समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं। और सभाओं का, रोड शोज का, रैलियों का, इन सब का जिक्र किया अभी अभिलाष जी ने, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की रैलीज में, भारतीय जनता पार्टी की सभाओं में, कि भाई आपको कैसा रिस्पांस जनता से मिल रहा है। अमित शाह का वो आपने फेमस रोड शो देखा होगा जिसका वीडियो बहुत वायरल हुआ कि वो रोड शो बीच में बंद कर रहे थे। स्मृति ईरानी के साथ कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। तो मुझे लगता है कि पहले दूसरे चरण में किसी कवि के बारे में अभी अभिलाष जी बता रहे थे, जो कुछ स्थिति पहले दूसरे चरण की है, मुझे नहीं लगता है कि तीसरे चरण में स्थिति कहीं से बेहतर होने वाली है, या जैसा अंदेशा जताया जा रहा था कि वो तीसरा चरण आएगा तो फिर अपनी गिरावट को संभालने में कामयाब होगी। मुझे लगता है कि इस समय जो भी ये 50-50 की बात कर रहा है, बराबर का वो है, इधर भी कुछ भी हो सकता है। दरअसल 50-50 ये सुविधाग्राही पत्रकारों की भाषा है कि मुंडेर पर दोनों तरफ पैर लटका के बैठ गए हैं। इधर की सरकार बन गई तो इधर लटक जाएंगे, उधर सरकार बन गई तो इधर लटक जाएंगे। ऐसा कुछ 50-50 जैसी स्थिति नहीं है। स्थिति 80-20 की ही है। 80 वो हैं जो कि सरकार से नाराज हैं, बहुत सारे कारणों से नाराज हैं, और 20 वो हैं जो हर हाल में सरकार के साथ जो है या सत्ताधारी पार्टी के साथ चिपके रहेंगे। तो कोई 50-50 जैसी स्थिति नहीं है। हो सकता है कि 80-20 की स्थिति उनके साथ भी हो कि अगर वो कह रहे हैं कि लाभार्थी जो है उनका कार्ड बहुत चल रहा है और ऐसा हो रहा है, तो उनके साथ भी हो सकता है। लेकिन 50-50 की स्थिति मुझे अभी तक तो नहीं दिखी। और अगर अभी तक नहीं दिखी है तो ये मान के चलिए कि अगर पहले चरण में जो हुआ उसका रिफ्लेक्शन दूसरे चरण में दिखाई पड़ा, तीसरे में दिखने की संभावनाएं बताई जा रही हैं, तो चौथा आते आते कोई ऐसा चमत्कार होकर और वो सारी क्षरण को थाम लेगा और सब सही करने लगेगा, फिर पांचवा कुछ करेगा, फिर सातवें के बारे में तो सबको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि सातवां कुछ कमजोर जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा कि चावल जो है वो प्रेशर कुकर में बनेगा तो ऊपर पकेगा और नीचे पकेगा और बीच में कच्चा रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो एक एक सा आपको ट्रेंड दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ठीक इसी तरह का ट्रेंड आपको जब भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलताएं मिल रही थी 14 में, 17 में, 19 दिख रहा था ना। ऐसा नहीं हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी यादव बेल्ट में आके चुनाव हार जा रही थी और पहले चरण में और दूसरे चरण में जीत जा रही थी। वो एक सा ट्रेंड दिख रहा था, 19-20 का फर्क होता था। तो उसी तरह का ट्रेंड इस बार भी उसी तरह का दोहराव होने की संभावनाएं ही अधिक दिख रही हैं। 50-50 जैसी कुछ स्थिति जो है वो नहीं अभी तक तो दिखी है। अगर अभी तक नहीं दिखी है तो आगे वो कौन से चरण होंगे जहां 50-50 की स्थिति होने। अभी कहा तो जा रहा है कि अवध में बहुत अच्छी स्थिति है, अवध में भारतीय जनता पार्टी डट कर मुकाबला कर रही है और 20 पड़ जाएगी, तो फिर 20 तारीख को रैली को कैंसिल हो जाती है। लेकिन और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।